स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। क्लास 12th के इंग्लिश सैम्पल पेपर के पार्ट 1 पे आप लोगों के थैंक्स गिविंग कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को शेयर करके आप हमारे चैनल को और ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम राइटिंग और लिटरेचर पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट ना रहे। इस वीडियो के थ्रू मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं क्लास 10th के लिए एडुकार्ड का लेटेस्ट सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जो भी 10th में हैं और जो उस सैम्पल पेपर से पढ़ना चाहते हैं, प्लीज उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि वो होमवर्क हेल्प बाय आरजी को सब्सक्राइब करें और अपने बोर्ड एग्जाम को ईजी बनाएं। लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट। क्वेश्चन 19th। एक चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जिस भी पार्ट में आपको जो भी चॉइसेस दी हैं, जैसे यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें से आपको 4 करने हैं, तो जिन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप श्योर हैं उन्हीं को ही कीजिए। क्वेश्चन 19th। द प्रेसिडेंट ऑफ RWA Chellavur Heights Kozhikode has to put up a notice to inform residents about a power cut for their residential area. Very clearly it's a question of notice writing. नोटिस राइटिंग करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए कि नोटिस का पर्पस क्या है। क्वेश्चन से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को एक नोटिस लिखना है सभी रेजिडेंट्स को कि एरिया में पावर कट होगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो पर्पस क्या है? पावर कट की इंफॉर्मेशन देना। क्वेश्चन 19 कह रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। चूजिंग ओन पावर कट्स, अपने पावर कट्स चुने। शेड्यूल्ड पावर कट लगाया जाएगा इस टाइम पर। द नीड टू सेव पावर को सेव करने की आवश्यकता। पावर एंड रेजिडेंट सेफ्टी, तो ये बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पर हम नीड टू सेव पावर या पावर सेफ्टी या रेजिडेंट सेफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही पावर कट चूज करने का कोई ऑप्शन दिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा बी, शेड्यूल्ड पावर कट। क्वेश्चन 20। Select the option that lists the most accurate opening for this notice. नोटिस की ओपनिंग कैसे होगी, शुरुआत वो किस तरीके से करेंगे। ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन प्लीज। पावर कट की इंफॉर्मेशन देने के लिए ग्रीटिंग्स की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी चीज की खुशियां नहीं मनाई जा रही, तो ए नहीं होगा। दिस नोटिस इज रिटन टू शेयर सम न्यूज विद यू ऑल अबाउट। क्या हम फॉर्मल नोटिस इस तरीके से लिखते हैं? क्या सिखाया गया है आपको? दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ चेलावुर हाइट्स अबाउट। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। जब भी हम किसी फॉर्मल नोटिस की शुरुआत करते हैं तो हम इस तरीके से लगते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द डैश मेंबर्स ऑफ सो एंड सो। और डी वाला जो है वो क्यों नहीं है? आई विश टू शेयर विद ऑल ऑफिशियल्स ऑफ RWA Chellavur Heights। इस तरीके के पब्लिक नोटिस में हम पर्सनल प्रोनाउंस यूज नहीं करते। क्वेश्चन 21। सिलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। नोटिस के बॉडी पार्ट में आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालेंगे? ओपिनियन अबाउट रेगुलर पावर कट्स, क्या वहां पर आप उनसे उनका ओपिनियन पूछ रहे हैं? नहीं, फर्स्ट नहीं है। रेजोल्यूशन फॉर पावर कट्स के लिए कोई रेजोल्यूशन ले रहे हैं? ये भी नहीं है। रीजन फॉर द पावर कट, जब आप नोटिस लिख रहे हैं कि लाइट इतने से इतने बजे तक बंद रहेगी तो उसका रीजन वहां पर आपको मेंशन करना जरूरी है। तो थर्ड होगा टाइमिंग्स ऑफ द पावर कट, ये भी होगा। कंप्लेंट अगेंस्ट रेगुलर पावर कट, यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं की जा रही है। डेट ऑफ द पावर कट, डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी आपको कि किस दिन के लिए आप ये पावर कट शेड्यूल कर रहे हैं। तो हमारा सही जवाब होगा जिसमें 3, 4 और 6 ऑप्शन आ रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 22। वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द RWA? RWA का नाम वहां पर उन्हें मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। अब हाँ में इन्होंने हमें 2 दिए हैं। यस, बिकॉज इट इज द इशूइंग बॉडी, क्योंकि ये एक इशूइंग बॉडी है कि कौन इशू कर रहा है हमें ये पता लग रहा है। सी में यस में कह रहे हैं यस बिकॉज इट मेक्स इट इनफॉर्मल, वो उसको इनफॉर्मल बना देता है। तो ए इसका सही जवाब है कि वहां पर नाम इसलिए लिखा जाता है कि इशूइंग बॉडी के बारे में वहां पर पता लग सके। क्वेश्चन 23। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। कंक्लूजन क्या होगा? लास्ट लाइंस हम क्या लिखेंगे? क्योंकि पावर कट किया जा रहा है, उससे जो रेजिडेंट्स हैं उनको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए लास्ट में कहा जाएगा इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, कि आपको जो भी इससे असुविधा होगी उसके लिए हमें खेद है। तो हमने नोटिस मेकिंग के 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आंसर एनी 6 ऑफ द 7 क्वेश्चंस गिवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल राइटिंग के एमसीक्यू से रिलेटेड है। वेणु इज अ मेंबर ऑफ कोएग्जिस्टेंस अ स्कूल क्लब। एक स्कूल क्लब है जिसका नाम है कोएग्जिस्टेंस और वेणु उसका एक मेंबर है। दैट एक्टिवली प्रमोट्स एनिमल राइट्स एंड केयर। और ये क्लब क्या करता है? एनिमल राइट्स एंड केयर को प्रमोट करता है। He has to write an article emphasizing the need for prevention of cruelty to animals and peaceful coexistence between animals and human beings. वेणु को एक आर्टिकल लिखना है जिसमें वो किस चीज पर एम्फेसाइज करेंगे, किस चीज पर महत्व देंगे? नीड फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स। एनिमल्स के प्रति जितनी भी क्रुएलिटी होती है उसको रोकने की जरूरत है, उसको एम्फेसाइज करना है। एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। कोएग्जिस्टेंस, एक साथ मिलकर रहना। उन्हें इस बात को बढ़ावा देना है कि इंसान और जानवर किस तरीके से मिलजुल कर एक ही साथ इस धरती पर रह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें आगे एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि इस आर्टिकल को हम किस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ आप लोगों से डायरेक्टली आर्टिकल नहीं लिखवाया जा रहा क्योंकि अब की बार नवंबर बोर्ड में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो आपको इसको पढ़ के समझना है कि कहाँ पर आर्टिकल का सही फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है, कहाँ पर आर्टिकल में सही इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये सारी बातें इसमें पूछी जाएंगी। तो क्वेश्चन 24 पूछ रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर वेणुज आर्टिकल। अब ये जो इसका आर्टिकल है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए? मैन एंड एनिमल अ स्ट्रगल टू कोएग्जिस्ट। फर्स्ट टाइटल में आधी बात तो आ गई कि कोएग्जिस्ट करने की स्ट्रगल, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी के बारे में कुछ नहीं आ रहा। द रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम उनके कंजर्वेशन की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। रीमॉडलिंग द फ्यूचर बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए एक नए तरीके का मॉडल तैयार करना जिसमें आदमी और जानवर रह सके मिलजुल कर। स्मार्ट मूव्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो फिटेस्ट है खाली वही सर्वाइव करेगा, बाकी जो कमजोर है वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारा इसका सही जवाब होगा सी, रीमॉडलिंग द फ्यूचर बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। क्वेश्चन 25, which option 1 to 4 should Venu choose to elaborate on reasons for cruelty to animals? एनिमल्स के प्रति क्रुएलिटी जो की जाती है उसके क्या क्या कारण है उसको इलेबोरेट करना है। तो हमें देखना है कि ये जो चार हमें फिगर्स दी गई हैं इनमें से कौन सी फिगर उसको एग्जैक्टली और पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। ये थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आप लोगों को देखने में। मुझे लगता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो इसी वाले को होगा जो सबसे ज्यादा बच्चे छोड़ेंगे, पर फिर भी हमें तो यहाँ पर सारे ही करने हैं। चलिए, फर्स्ट फिगर में कहते हैं, वो कह रहे हैं ओवरवर्क और मटेरियलिज्म। क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स के दो कारण हैं, एक ओवरवर्क और दूसरा मटेरियलिज्म। ओवरवर्क में कि उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है और उन्हें खाना पीना कम दिया जा रहा है। मटेरियलिज्म का क्या मतलब है? मटेरियलिज्म का मतलब है कि जानवरों पर जो अत्याचार होता है वो उनसे मिलने वाले फायदों की वजह से होता है, यानी कि उनसे कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें मिल रही है, यानी कि पैसा मिल रहा है। पैसा कैसे मिलता है एनिमल्स से? पोचिंग करके, इलीगली उन्हें मारकर उनके स्किन, दांत वगैरह को बेचा जाता है जिससे पैसा मिल जाता है। यूजिंग पेट एंड वाइल्ड एनिमल्स फॉर वर्क टू अर्न मनी। यहाँ पर ये दोनों बातें हैं, लेकिन इसमें ऐसा लगता है ना कि ये कुछ इनकम्प्लीट है। यहाँ पर सारी बातें नहीं आई हैं। उन्होंने कहा है कि इलेबोरेट द रीजंस, सारे रीजंस को एक्सप्लेन करो अच्छे से। तो सेकंड फिगर में देखते हैं, सेकंड में कह रहे हैं क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स के कारण है वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स पर क्रुएलिटी क्यों की जाती है? मलेशियस इंटेंट एंड नेग्लेक्ट, उनकी जो गलत सोच है या फिर उनको जो निग्लेक्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनजीओज एंड एनिमल शेल्टर्स, ये इसका आपस में कहीं भी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, तो सेकंड तो बिल्कुल ही नहीं है। थर्ड वाले को देखते हैं, इंक्रीजिंग एब्यूज एंड लैक ऑफ कंपैशन। एनिमल्स के प्रति क्रुएलिटी के यहाँ पर दो कारण बता रहे हैं कि एक तो हम उनके प्रति कंपैशनेट नहीं है, मतलब उनके दुख दर्द को हम नहीं समझ रहे इंसान जो है, और वो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। और फिर उसके आगे नीचे कारण बताए हैं पोचिंग, कि उन्हें बेचा जाता है पैसे के लिए, लालच की वजह से ग्रीड, मटेरियलिस्टिक गेन्स जो मिल रहे हैं, हार्म टू एनवायरनमेंट, और ये जो इनकी ग्रीड है इससे उनको मटेरियलिस्टिक गेन होता है, और लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। और साथ के साथ उसका एक कारण और बताया जा रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। फोर्थ में देखते हैं, क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स के लिए कह रहे हैं एक तो लैक ऑफ कंपैशन और दूसरा कह रहे हैं डिस्प्लेस्ड इमोशंस।
कि हम उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे या उनके दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे। और इसके दो वजह हैं, एक है मलेशियस इंटेंट और दूसरा है निग्लेक्ट करना उनको। मलेशियस इंटेंट किस किस वजह से है? पोचिंग की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, प्रेजुडिसेस की वजह से। और निग्लेक्ट कैसे कर रहे हैं उनको? स्टारवेशन, उनको पूरा खाना नहीं मिलता, इनसफिशिएंट हेल्थ केयर, प्रॉपर उनको हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, अबंडनमेंट, उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें पालने वाला कोई नहीं होता। तो ऑप्शन 4 जो है वो सारी की सारी बातों को यहाँ पर गिना रहा है, तो इसलिए हम इसमें ऑप्शन 4 को चूज करेंगे एज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। While elaborating on the causes for cruelty, which is the cause Venu should not include, जब हम cruelty के reasons गिना रहे हैं तो इसमें से कौन से एलिमेंट को नहीं चूज करना? Habitual poaching, animal activist, deliberate neglect, animal abuse. Clearly इस आंसर इज बी। एनिमल एक्टिविस्ट की यहाँ पर कोई बात नहीं है जब causes for cruelty को गिना जा रहा है। Question 26. Which option would help Venu with the appropriate organization of relevant ideas for this article? इसके लंबे चौड़े ऑप्शंस देखकर आप लोग घबराना मत, सिर्फ इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ कहा जा रहा है कि आर्टिकल के लिए जो उनके रेलिवेंट आइडियाज हैं उनको सही तरीके से वो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमें इन ऑप्शंस में से सही आंसर को चूज करते हुए दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि जिस ऑप्शन को हम चूज कर रहे हैं उसमें रेलिवेंट आइडियाज हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने इररेलेवेंट भी इसमें दिए होंगे। दूसरी बात ये कि वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज होने चाहिए। अगर मान लो पहले कंक्लूजन दे रहे हैं बाद में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत होगा, चाहे उसमें रेलिवेंट आइडियाज भी हो तो भी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट सेवरल केसेस ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। एनिमल्स के प्रति जो क्रूएलिटी होती है उसके कुछ केसेस को वहां पर वो बता रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लोरिंग द रीजंस, क्रूएलिटी के रीजंस को एक्सप्लोर करने की, जानने की कोशिश की जा रही है। स्टेटिंग द इफेक्ट, क्रूएलिटी का क्या इफेक्ट आता है, क्या उससे असर क्या होता है जानवरों पर, इंसान पर या एनवायरनमेंट पर, सारी चीजें। प्रोवाइडिंग सजेशंस फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस, उसके बाद वो को एग्जिस्टेंस के पीसफुल सजेशंस भी सजेस्ट करेंगे। प्रेजेंटिंग अ कंक्लूसिव आउटलुक, उसके बाद एक कंक्लूजन दिया जाएगा, वो बताएंगे कि हम किस तरीके से इस क्रूएलिटी को कम कर सकते हैं और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ए हमें ठीक लग रहा है लेकिन हम बाकियों को पढ़े बिना उसको नहीं चूज कर सकते, तो ऑप्शन बी देखते हैं, स्टेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, प्रेजेंटिंग अ कंक्लूडिंग व्यू पॉइंट। अभी देखिए इसने पहले ही यहाँ पर बता दिया इफेक्ट्स ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स और सेकेंड पॉइंट पे ही वो कह रहा है प्रेजेंटिंग अ कंक्लूडिंग व्यू पॉइंट। अगर शुरू में ही आप कंक्लूजन बता देंगे तो वो आर्टिकल का गलत फॉर्मेट है, तो बी को हम चूज नहीं करेंगे। सी कहता है इंट्रोड्यूसिंग द पर्पस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का पर्पस बताया, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज एंड लॉज फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, एक्सप्लोरिंग द रीजंस फॉर द लॉज। वेट, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पॉलिसीज और लॉज क्या क्या बने हुए हैं एनिमल प्रोटेक्शन के, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर उन लॉज के रीजन बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये सब डिस्कस नहीं करना है, हम उनके खिलाफ जो क्रूएलिटी हो रही है उसके कारण बता रहे हैं और कोएग्जिस्टेंस के हमें आइडियाज बताने हैं, तो सी भी आपका नहीं होगा यहाँ पर। डी कहता है एक्सप्लोरिंग द लॉज फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, क्वेश्चनिंग द एफिकेसीज ऑफ द लॉ। इसे भी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एनिमल प्रोटेक्शन लॉज जो हैं उनकी एफिकेसी और इनएफिकेसी से हमारे आर्टिकल का यहाँ पर बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, और जबकि ये उसी को ही ज्यादा यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, तो डी भी नहीं होगा। तो ए जो कि हमें शुरू में ही सही लग रहा था वो ही सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच सजेशंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर वेन्यूज आर्टिकल। अब वेणु को अपने आर्टिकल में सजेशंस भी बताने हैं कोएग्जिस्टेंस के लिए। ए कहता है रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, बैनिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनवाएं, उनके डिस्ट्रक्शन को हम तबाह ना करें। बी कहता है प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, पीनलाइजिंग पोचर्स, पोचर्स को फाइन लगाया जाए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। सी कहता है स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनिमल राइट्स लॉज, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जो एनिमल राइट्स लॉज जो बने हुए हैं उनकी एग्जीक्यूशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए
कि जानवरों के साथ मिलजुल कर रहें, उन्हें परेशान ना करें, उनके प्रति निर्दयी ना बने। डी कहता है क्रिएशन ऑफ मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च ऑन एनिमल्स, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाए और रिसर्च की जाए एनिमल्स के ऊपर। तो डी तो आपका बिल्कुल ही यहाँ पर खत्म हो गया। बी जो है वो सिर्फ ये कह रहा है कि पोचर्स को पेनलाइज किया जाए। सी में सारी की सारी बातें काउंट की जा रही है कि एनिमल राइट्स के लॉज को मजबूत बनाया जाए, अवेयरनेस भी बढ़ाओ और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में उसको भी कम किया जाए। तो इसका सही जवाब होगा सी। Question 28. Read a sentence from Venu's article draft and help him complete it by selecting the most appropriate option. अब वो अपने आर्टिकल के लिए जो उसने ड्राफ्ट एक रफ कॉपी क्रिएट करी है उसे पढ़ के हमें उसमें कुछ ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। As animals find their natural habitat shrinking daily, their interactions with humans keep rising, often to the dash of the humans and with the dash for the animals. जैसे जैसे जानवरों का नेचुरल हैबिटेट श्रिंक हो रहा है, छोटा होता जा रहा है क्योंकि हम जंगलों को काट रहे हैं, तो ह्यूमंस के साथ उनकी इंटरैक्शन बढ़ती जा रही है, जिसका क्या असर आता है? इट लीड्स ऑफन टू द जॉय ऑफ द ह्यूमंस। सेकेंड कहता है इट लीड्स टू द थ्रिल ऑफ द ह्यूमंस, इट लीड्स टू द इरिटेशन ऑफ द ह्यूमंस, इट लीड्स टू द फियर ऑफ द ह्यूमंस। फियर आएगा क्योंकि जब जंगली जानवर अपने जंगलों से बाहर निकलकर सोसाइटीज में घुस जाते हैं तो इंसानों के अंदर डर पैदा हो जाता है। एंड विद डैश फॉर द एनिमल्स एंड विद डिजास्ट्रस रिजल्ट्स फॉर द एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए भी ये बहुत ही भयावह परिणाम लेकर आता है। क्वेश्चन 29. Which quote should Venu use to summarize the central idea of his article? अब नीचे आपको कुछ कोटेशंस दी गई हैं, आपको देखना है कि इनमें से कौन सी हमारे सेंट्रल आइडिया को सजेस्ट करती है। Animals are such agreeable friends, they ask no questions, they pass no criticisms. कि वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ना कभी सवाल पूछते हैं, ना ही किसी तरीके का क्रिटिसिज्म करते हैं। बी कह रहा है द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वेज एनिमल्स आर ट्रीटेड। किसी भी देश की पहचान, उसकी महानता की पहचान किस चीज से होती है कि वहां के जानवरों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जानवरों के प्रति लोग कैसा व्यवहार करते हैं। सी कहता है अ टाइगर मे प्रे, ओ लॉर्ड हाउ विक्ड आर दीज मेन हु डू नॉट कम एंड प्लेस देमसेल्व्स बिफोर मी टू बी ईटन, दे आर ब्रेकिंग योर लॉ। स्वामी विवेकानंद। एक टाइगर भगवान से प्रे करेगा कि भगवान ये जो लोग हैं ये बड़े ही बेकार हैं, ये अपने आप को मेरे सामने पेश नहीं करते खाने के लिए, आपके कानून तोड़ रहे हैं। सी तो बिल्कुल ही नहीं है। डी कह रहा है क्लियरली एनिमल्स नो मोर देन वी थिंक एंड थिंक अ ग्रेट डील मोर देन वी नो। साफ साफ पता लगता है कि जानवर हमारे से ज्यादा सोचते हैं और हमारे से ज्यादा जानते हैं, तो डी भी हमारे थीम के हिसाब से नहीं है। अब आपको इन दो में डिसाइड करना है, ए और बी में। तो देखिए एनिमल्स आर सच एग्रीएबल फ्रेंड्स, दे आस्क नो क्वेश्चंस, दे आस्क नो। ए वाले में ये सिर्फ जानवरों की तारीफ की जा रही है कि जानवर जो है कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, क्रिटिसिज्म नहीं करते, लेकिन ऐसा हम अपने आर्टिकल में नहीं कह रहे, हमें वहां जानवरों की खूबियां नहीं बतानी है। इसलिए बी हमारे आर्टिकल के सेंट्रल थीम के साथ जाएगा, जहां पर ये कहा जा रहा है, जहां पर महात्मा गांधी की ये जो कोटेशन है ये सही तरीके से बता रही है कि अगर हम अपने देश को महान दिखाना चाहते हैं तो हमें जानवरों के प्रति अपनी क्रूएलिटी को बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए, तभी हमारा देश सही मायनों में महान कहलाएगा। क्वेश्चन 30. Read the following options for the self checklist for this article and select the option that includes the most appropriate self checklist for this article. अब वेणु ने एक चेकलिस्ट बनाई है कि मुझे क्या क्या अपने आर्टिकल में इंक्लूड करना है, तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सी चेकलिस्ट सही है। तो ये 4 चेकलिस्ट आपके सामने है। फर्स्ट चेकलिस्ट में वो कह रहा है माय आर्टिकल कंटेन्स फर्स्ट पर्सन एड्रेस टू द ऑडियंस एज टाइटल। टाइटल में वो कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से एड्रेस करेंगे ऑडियंस को वो बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्पीच नहीं दे रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन एड्रेस को हम वहां पर लिखेंगे, हम आर्टिकल लिख रहे हैं, तो फर्स्ट को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड छोड़ देते हैं यहाँ पर। सेकेंड कह रहा है एन आई कैचिंग टाइटल दैट इज थीमेटिकली रिलेटेड, content that offers a balanced view of the issue, input for the cause effect and suggestions, a conclusion including personal observations, a byline। सेकेंड वाला हमें सही लग रहा है क्योंकि हमें टाइटल आई कैचिंग देना होता है, जब टाइटल अच्छा होता है तभी कोई आपके आर्टिकल को आगे पढ़ेगा। उसके बाद भी इन्होंने सब कुछ कहा है कि हमें इशू का बैलेंस्ड व्यू वहां पर रखना है, उसके कॉज इफेक्ट एंड सजेशंस बताने हैं, कंक्लूजन बताना है और फिर एक बायलाइन बतानी है। हम बाकी के 2 ऑप्शंस भी देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है अ थॉटफुल कोट एज टाइटल।
टाइटल में एक थॉटफुल कोट डाल दो। वैसे कोटेशन को आर्टिकल के सेंटर में या बीच में कहीं देना चाहिए, टाइटल में नहीं देना चाहिए, पर फिर भी चलो हम इसको देख लेते हैं। कंटेंट दैट एनालाइजेस प्रोज एंड कॉन्स। एड्रेस ऑफ द राइटर, राइटर का एड्रेस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। फोर्थ चेकलिस्ट को देखते हैं। रेलिवेंट आइडिया इन बायलाइन एज टाइटल। कंटेंट दैट ऑफर्स अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ द इशू। नेम ऑफ द पब्लिशिंग बॉडी। पब्लिशिंग बॉडी के नाम का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये कोई नोटिस मेकिंग नहीं है, तो फोर्थ को भी हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही सही चॉइस बची है और वो है ऑप्शन 2। तो ग्रामर पार्ट करने के बाद अब लिटरेचर शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात का खास ध्यान देना है। अगर आप लोगों ने लेसन अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो में आगे मूव करने का कोई फायदा आपको नहीं होगा। आप लोग पहले जाइए, लेसन को समझिए। वैसे तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप वर्ड टू वर्ड हर चीज को पढ़ें, क्योंकि एमसीक्यूज को करते हुए खाली सिनॉप्सिस पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ले रहे हैं। I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. उसने इधर उधर देखते हुए धीरे से बोला, मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। तो नरेटर ने क्या कहा? स्कूल जाओ फिर। लेकिन उसी टाइम उसे एहसास हुआ कि जो मैं उसको ये सलाह दे रही हूं ये कितनी खोखली है। ग्लिबली मतलब ऐसी चीज को कहना जिसमें कोई एविडेंस नहीं है, आपको मालूम है कि ये चीज पूरी नहीं हो सकती। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है और जब भी कभी अगर कोई बनेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा मजाक करते हुए पूछा। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा हाँ। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों के बाद वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया कि क्या आपका स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school, I say. तो नरेटर ने कहा कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। Embarrassed at having made a promise that was not meant. जब नरेटर ने ये चीज कही कि स्कूल बनने में टाइम लगता है तो उनकी फीलिंग कैसी थी? उन्हें एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। वो बड़ी कंफ्यूज और परेशान हो रही थी कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसे पूरा करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन मेरे जैसे कितने ही प्रॉमिस उसकी अंधकारमयी दुनिया में भरे पड़े हैं। क्वेश्चन 31 करते हैं। साहिब्स मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज। साहिब ने जो धीरे से बोला और इधर उधर देखते हुए बोला, उससे क्या पता लगता है? उसका एंगर, शाइनेस, एम्बैरेसमेंट और एंजाइटी। एंगर, जब आदमी गुस्सा होता है तो बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर बोलता है, इधर उधर नहीं देखता। और शाइनेस में नजरें झुकाकर बात करते हैं। एम्बैरेसमेंट होती है जब इंसान इधर उधर देखता है क्योंकि वो एक कंफ्यूजन की स्टेट में है। एंजाइटी में चिंता जब होती है तब इंसान बोल ही नहीं पाता है। इसलिए इसका सही जवाब है सी, एम्बैरेसमेंट। क्वेश्चन 32, of the four meanings of glibly select the option that matches in meaning with its usage in the extract. एक्सट्रैक्ट में जिस सेंस में ग्लिबली को यूज किया गया है उसे हमें मैच करना है। ग्लिबली का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी बात को बिना किसी गहराई के कहना। शोइंग अ डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी, क्या यह इनफॉर्मेलिटी को दर्शा रहा था? लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस, सही जवाब है लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस। उसने जो बात कही थी कि स्कूल में जाओ, उस बात में डेप्थ नहीं थी, गहराई नहीं थी, क्योंकि उसे खुद भी मालूम था कि कोई आसपास स्कूल है नहीं और ना ही कोई स्कूल जल्दी से बनने वाला है। सी और डी को भी देख लेते हैं। बीइंग इनसिंसियर एंड डिसीटफुल, उसने डिसीटफुल, धोखेबाजी के लिए कुछ नहीं कहा था। स्पीकिंग विद फ्लुएंसी, और फ्लुएंसी के साथ भी नहीं कहा था क्योंकि वो खुद एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे नरेटर। क्वेश्चन 33, who do you think Sahib is referring to as they in the given sentence? When they build one, I will go. उसने बोला जब वे लोग बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। तो वे लोग कौन है यहाँ पर? टीचर, जर्नलिस्ट या इनहेबिटेंट्स में से कोई नहीं है, द ऑफिशियल्स। क्योंकि स्कूल कौन बनाता है? सरकार बनाती है, सरकार के ऑफिसर्स बनाते हैं। क्वेश्चन 34, select the option that lists the feelings and attitudes corresponding to the following. दो लाइनें हमें दी गई हैं, दो फ्रेज दिए गए हैं यहाँ से। आई आस्क हाफ जोकिंग,
और ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इन लाइनों को बोलते हुए स्पीकर की कैसी फीलिंग्स थी या कैसा एटीट्यूड था। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। आई आस्क हाफ जोकिंग, मजाक करते हुए। हाफ जोकिंग का मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा मजाक करते हुए बात को कहा गया है। तो पार्ट ए कह रहा है पार्ट एरोगेंस पार्ट सीरियसनेस, इसमें सीरियसनेस नहीं है बिल्कुल भी। पार्ट एम्यूजमेंट हो सकता है लेकिन इसके साथ में दिया पार्ट इरिटेशन जो कि नहीं है। सी कह रहा है पार्ट कंसर्न पार्ट हर्ट, सामने वाले को हर्ट करने के लिए या वो खुद हर्ट है इसलिए बात कही जा रही है, नहीं, हाफ जोकिंग में इसका कोई काम नहीं है। डी कह रहा है पार्ट ह्यूमर पार्ट अर्नेस्टनेस, कि पार्टली उसमें ह्यूमर था, मजाक था और बाकी जो है कुछ जानने की इच्छा थी। तो डी का हमारा वन पार्ट तो सही है। सेकंड के लिए देखते हैं। ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने एक बड़ी सी चौड़ी सी स्माइल देते हुए कहा। तो इसमें हेजिटेशन होगा नहीं, हेजिटेशन का मतलब है हिचकिचाहट, अगर हिचकिचाहट होगी तो स्माइल नहीं होगी। सबमिसिवनेस, सबमिसिवनेस का मतलब होता है दब्बूपन, जो इंसान सामने वाले की बात को बस रखने के लिए स्माइल दे रहा है, ऐसा भी नहीं था। प्राइड, क्या उसने गर्व के साथ ऐसा कहा था? नहीं। सेल्फ बिलीफ, उसने सेल्फ बिलीफ के साथ कहा था, आत्मविश्वास के साथ उसने कहा था कि अगर स्कूल खुलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है, ये दोनों इसके सही मैच हो रहे हैं, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 35, select the option that lists reason why Sahib's world has been called bleak। ऊपर जो एक्सर्प्ट हमें दिया गया है वहां पर कहा था कि साहिब की ब्लीक वर्ल्ड में इस तरीके के प्रोमिसेस भरे पड़े हैं, तो उन्होंने उसकी दुनिया को ब्लीक या अंधकारमयी क्यों कहा है? द एब्सेंस ऑफ पेरेंटल प्रेजेंस, उसकी दुनिया में पेरेंट्स नहीं है इसलिए कहा है। द पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, गरीबी की वजह से जो उसकी सामाजिक और आर्थिक अवस्था है उसलिए कहा है। हिज इनएबिलिटी टू एड्रेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक नहीं कर पा रहा है इसलिए। लाइफ स्किल्स उसके पास नहीं है। द डिनाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग की उसको बेसिक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इसलिए। तो यहाँ पर फिफ्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि स्कूलिंग की नहीं मिल रही और साथ ही साथ जो उसका पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 5 हमारा है बी में, जो कि हमारा सही जवाब है। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, इसे पढ़ते ही हमें पता लग गया कि ये डीप वाटर लेसन से लिया गया है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस डर की, जो पुराना डर था ओल्ड टेरर, उसकी टाइनी वेस्टेजेस, छोटी छोटी यादें वापस आ जाती थी। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। लेकिन अब मैं अपनी भौहें चढ़ाकर उस डर से ये कह सकता था कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो ये लो जवाब, देखो। और फिर मैं पूल की एक और लेंथ के लिए चला जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक ऐसा चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, लेकिन अभी तक मुझे ये विश्वास नहीं हुआ था कि सारा का सारा डर चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ पर गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और ट्रिग्स आइलैंड से मैंने एक छलांग लगाई। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वहां से 2 माइल तैरकर मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुंचा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सब स्विमिंग के स्ट्रोक्स हैं। वो कह रहा है मैंने हर तरीके के स्ट्रोक लगाए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक ही बार डर वापिस आया। कब आया? When I was in the middle of the lake, जब मैं उस झील के बीचों बीच था। तो उसने क्या किया उस डर का सामना करने के लिए? I put my face under and saw nothing but bottomless water, इसलिए मैंने अपना मुंह पानी के अंदर कर लिया तो मुझे वहां पर क्या दिखाई दिया? कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल bottomless water, यानी कि पानी जिसकी की कोई बॉटम है ही नहीं। The old sensation returned in miniature, पहले जब मैं पिछली बार डूबने को हुआ था तब वो वाली सेंसेशन अब एक मिनिएचर फॉर्म में, बहुत ही कम मात्रा में फिर से वापस आई थी। तो यहाँ पर देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चन 36, व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ पर वो स्विमिंग करने क्यों गए थे? टू शोकेस हिज स्किल फॉर ऑल हु हैड डाउटेड हिम, जो लोग उन पर शक कर रहे थे उन्हें अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। टू ऑनर द एफर्ट्स ऑफ हिज स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, अपने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के प्रयासों को सम्मान देने के लिए। टू बिल्ड ऑन हिज एबिलिटी ऑफ स्विमिंग इन अ नेचुरल वाटर बॉडी, एक स्विमिंग पूल की बजाय वो एक नेचुरल वाटर बॉडी में अपनी स्विमिंग एबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे क्या? इसलिए।
to know for sure that he had overcome his fear of drowning in water. वो इस बात को पुख्ता करना चाहते थे कि जो उनका डूबने का डर था उसके ऊपर उन्होंने जीत पा ली है। तो सही जवाब है इसका डी। क्वेश्चन 37, select the option that lists the correct inference based on the information in the extract. एक्सट्रैक्ट में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उससे हमें इन्फेरेंस निकालनी है, उससे हमें पता लगाना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रिक्स आइलैंड एंड स्टैम्प पैक्ट आइलैंड आर बोथ लोकेटेड इन लेक वेंटवर्थ। वहां पर दो आइलैंड्स की बात आई थी, क्या वो दोनों के दोनों लेक वेंटवर्थ में है? यस, इट इज राइट। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, आप लोग घबराएं नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ रही। ऑप्शन बी कहता है लेक वेंटवर्थ इज पार्ट ऑफ ट्रिक्स आइलैंड, कि लेक वेंटवर्थ ट्रिक्स आइलैंड का एक हिस्सा है। नहीं, ये गलत है। ट्रिक्स आइलैंड लेक वेंटवर्थ का हिस्सा है। स्टैम्प एक्ट आइलैंड इज 2 माइल्स अवे फ्रॉम न्यू हैम्पशायर। ये कह रहे हैं क्या स्टैम्प एक्ट आइलैंड न्यू हैम्पशायर से 2 माइल दूर है? ऐसा नहीं था। लेक वेंटवर्थ इज कनेक्टेड वाया डॉक्स टू न्यू हैम्पशायर। लेक वेंटवर्थ जो है वो न्यू हैम्पशायर से डॉक्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन 38, व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिटर्न ऑफ टेरर? डर के वापसी आने की क्या वजह थी? सुपरस्टिशंस अबाउट द डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, क्या वो सुपरस्टिशियस थे, इस बात के लिए अंधविश्वासी थे कि ट्रिक्स आइलैंड पर उन्हें डर लगता है? रीसेंट रिपोर्ट्स अबाउट ड्राउनिंग इंसिडेंट्स, लोगों के डूबने की जो घटनाएं हो रही थी रिसेंटली उसे सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था? प्रायर ड्राउनिंग एक्सपीरियंसेस, उनके पिछले जो डूबने वाला एक्सपीरियंस था उसकी वजह से? वार्निंग्स बाय एक्सपीरियंस स्विमर्स, जो अनुभवी तैराक थे उन्होंने उन्हें वार्निंग दी थी कि यहाँ पर आपको डर लग सकता है। तो जब वो बचपन में डूबते डूबते बचे थे तो वो वाला जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से डर वापसी आया था। डगलस मेंशन दैट द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। डगलस ने वहां पर बताया कि वो जो ओल्ड सेंसेशन थी वो मिनिएचर फॉर्म में आई, बहुत ही छोटे रूप में आई। जैसे बड़े बड़े पेड़ों का मिनिएचर फॉर्म होता है ना, बोनसाई, तो ये मतलब है। ही मीन्स दैट ही फेल्ट द फेमिलियर फीलिंग ऑफ फियर। तो इस बात से उनका क्या मतलब है कि वो उस फेमिलियर फीलिंग को फील करते थे एट इरेगुलर इंटरवल्स ऑन अ स्मॉल स्केल रिपीटेडली विदाउट नोटिस। तो इट्स वेरी क्लियर कि उन्होंने बहुत ही छोटे लेवल पर उस डर को फिर से महसूस किया। क्वेश्चन 40, हाउ डिड डगलस हैंडल द ओल्ड सेंसेशन? जब वो पुराना डर आया तो उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया? क्या उन्होंने उसका अवॉइड किया? क्या उसकी बिना परवाह ही नहीं की उन्होंने? क्या उसके प्रति उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, अपने आप को सरेंडर कर दिया, या उन्होंने उसका डटकर सामना किया, मुकाबला किया? तो सामना किया, मुकाबला किया का आंसर है ही एड्रेस्ड इट, कि उसको फेस किया उन्होंने। तो सही जवाब हो गया ए। पार्ट 7 में यहाँ पर हमें कुछ लाइंस दी गई हैं हमारी पोम से। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद rat's eyes, the stunted unlucky heir of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream. एक यहाँ पर कुछ बच्चों की बातें की जा रही हैं। एक लंबी सी लड़की जिसका भारी सा सिर है, भारी सिर का मतलब है वो गरीबी के बोझ से भारी है। पेपर सीमिंग बॉय, इतना पतला लड़का कि पेपर के समान, विद रैट्स आइज, जिसकी चूहे वाली आंखें हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, एक छोटे कद का, या स्टंटेड का मतलब है जिसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है, तो एक कम ग्रोथ वाला बच्चा जो कि अनलकी उत्तराधिकारी है किस चीज का? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने फादर से उसने ये बीमारी इनहेरिट की है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो रिसाइट कर रहा है। क्या रिसाइट कर रहा है? वो अपनी पोएम पढ़ रहा है डेस्क पर खड़े होकर। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और उस डिम क्लास मतलब जिसमें रोशनी बहुत कम है, उस कम रोशनी वाली क्लास में पीछे एक जिसको नोट भी नहीं किया जा, जिस बच्चे पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, एक स्वीट सा यंग सा बच्चा भी है। His eyes live in a dream, और उस बच्चे की आंखों में क्या है? एक सपना है। ओके, क्वेश्चन 41, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो इसके लिए आपको जाकर पहले पूरी पोम पढ़नी होगी। हमारे YouTube पर और Google पर इतने रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, आप चाहें तो आप फ्री में सब कुछ सीख सकते हैं। आपको कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ आपकी तरफ से मेहनत करने की। The poet draws attention to the problem of dash while describing the boy as paper seeming. हमें ऑप्शन में ज्यादा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जब वो पेपर सीमिंग बॉय कह रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पेपर जैसा पतला बच्चा, यानी कि मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम की बात की जा रही है।
यानी कि वो बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं, उनको सही तरीके से प्रॉपर पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, मैल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन 42, which option has the underlined phrase that applies the poetic device used for rat size? वहां पर हमें बताया गया था कि पेपर सीमिंग बॉय विद रैट साइज, तो ये ही पोएटिक डिवाइस, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफॉर। तो ये डिवाइस नीचे लिखी हुई कौन से ऑप्शन में यूज किया गया है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ही शट अप लाइक अ क्लैम व्हेन इंटेरोगेटेड। जब उससे सवाल पूछा गया तो वो एक शेलफिश की तरह बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया। तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, वहां पर भी कंपैरिजन था, लेकिन जब हम कहते हैं लाइक दिस और ही लुक्ड सिमिलर टू दैट, तो वो सिमिली होता है, हमें मेटाफॉर ढूंढना है। शी रन्स एज स्विफ्ट एज अ गजेल, ये भी हमारा सिमिली है कि वो उसी की तरह इतनी तेजी से भागती है। ही इज कंसिडर्ड द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, वो अपनी फैमिली का ब्लैक शीप माना जाता है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा एज स्विफ्ट एज या लाइक दिस, तो हमारा यही सही जवाब होना चाहिए, सी। फोर्थ कह रहा है शी रैन अवे चैटरिंग विद फियर, यहाँ पर तो कोई हमारा पोएटिक डिवाइस है ही नहीं, तो सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन 43, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। नीचे दिए गए ब्लैंक को फिल करना है। तो टॉल गर्ल्स हेड इज वेट डाउन ड्यू टू द, मैंने आपको बताया था उसका सिर भारी किस लिए था? इफेक्ट ऑफ डिजीजेस, क्या किसी बीमारी का असर था? नीड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन करना चाहती थी वो, उसको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत थी। डिजायर टू रिमेन अननोटिस्ड, वो अननोटिस्ड रहना चाहती थी। बर्डन्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के बर्डन की वजह से उसका सिर भारी था। The literal meaning of reciting refers to delivering the lesson aloud. Reciting word का शाब्दिक अर्थ होता है अपने किसी लेसन को, पोम को जोर से बोलकर पढ़ना, दूसरों को सुनाना। What is its figurative meaning refer to? लेकिन ऊपर बताई गई लाइनों में उसको फिगरेटिवली किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, क्या मीनिंग है वहां पर? शोइंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन द लेसन, अपने लेसन में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो वहां पर कोई लेसन है ना कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। कैरिंग हिज फादर्स डिजीज, वो बताया जा रहा है कि वो बच्चा डेस्क पर खड़ा है एंड ही इज रिसाइटिंग हिज फादर्स नाउ डिजीज, उसकी कंडीशन इस चीज को बता रही है कि उसके अंदर उसके पिता की ही बीमारी आ गई है। रिजाइनिंग टू हिज डिजीज एंड कंडीशन, उसने अपनी बीमारी और अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो उसे नहीं बदल सकता। वॉइसिंग द पुअर कंडीशंस ही लिव्स इन, क्या वो खड़े होकर अपनी गरीबी की कंडीशन को बता रहा है? तो सही जवाब है बी, कैरिंग हिज फादर्स डिजीज। वो अपने फादर की डिजीज को वहां पर खड़े होकर रिसाइट कर रहा था, मतलब उसे बोलने की भी जरूरत नहीं थी, उसे देखकर ही पता लग रहा था। क्वेश्चन 45, हाउ डज द अननोटेड प्यूपिल प्रेजेंट अ कंट्रास्ट टू अदर्स? जो उन्होंने बताया है कि डिम से कमरे में पीछे बिल्कुल एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसे नोट नहीं किया जा रहा है, वो कैसे अलग है बाकी सबसे, क्या कंट्रास्ट है? तो उसकी आंखों में सपने थे, वही कंट्रास्ट था। तो यहाँ पर हमें दिया होगा ही अपीयर्स टू बी इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, तो यही हमारा सही जवाब है कि वो ऐसा लगता है कि वो अपने ख्वाबों में खोया हुआ है। ही स्ट्रगल्स विद द फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम, कोई स्ट्रगल की वहां पर बात नहीं आई है। ही सीम्स टॉलर देन मोस्ट, ऐसा भी नहीं बताया गया है। ही सिट्स इन द डिमेस्ट पार्ट ऑफ द क्लासरूम, वो क्लासरूम के सबसे ज्यादा कम, सबसे ही कम रोशनी वाले हिस्से में बैठा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वहां पर उसकी अलग बात बताई गई थी कि उसकी आंखों में सपने दिखाई दे रहे हैं। चलिए पार्ट 8 आपके सामने है। He said I was unhappy that made my wife kind of mad. जब चार्ली अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है तो साइकाइट्रिस्ट कहता है कि ऐसा आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि आप नाखुश थे। ये स्टेटमेंट सुनकर उसकी वाइफ तो जैसे बस पागल हो गई। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. लेकिन तभी डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि ना खुश होने का मतलब है कि आज की मॉडर्न दुनिया में आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, फियर, ये जो युद्ध की सिचुएशन है, चिंताएं हैं और भी ऐसा बहुत कुछ है, इस वजह से आप ना खुश थे एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इसलिए आप उस चीज से भागना चाहते थे और आप एक इमेजिनरी दुनिया में पहुंच गए। वेल हु डज नॉट, और कौन नहीं चाहेगा? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर किसी को, जिसको भी मैं जानता हूँ, हर कोई भागना चाहता है कि वो इस जिंदगी से दुखी हो चुके हैं। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन कोई भी भूले भटके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इमेजिनरी थर्ड लेवल पर नहीं पहुंचता, तो मैं क्यों पहुंचा? बट दैट इज द रीजन, ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। लेकिन उसने कहा कि यही वजह है और सबके सब एग्री भी हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, उन सब ने कहा कि हाँ ये सभी चीजें इस तरफ ही इशारा कर रही हैं।
माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। मेरे स्टैम्प कलेक्टिंग के शौक को भी उन्होंने ये कह दिया कि ये आपका एक टेम्परेरी रिफ्यूज है, आप रियलिटी से दूर भाग रहे हो। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे और उन्हें तो कोई जरूरत नहीं थी रियलिटी से दूर भागने की। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके टाइम पे कोई वॉर नहीं चल रहा था, सब कुछ पीसफुल था। चलिए क्वेश्चन 46 देखते हैं। व्हाई डिड सैम्स वर्डिक्ट मेक चार्लीज वाइफ मैड? सैम की जो वर्डिक्ट थी, कौन सी वर्डिक्ट? सैम ने जो ये फैसला दिया कि आप ना खुश, तो उससे चार्ली की वाइफ ऐसी पागल जैसी क्यों हो गई? इट मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू एक्सेप्ट दैट चार्ली वुड कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट। क्या वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि चार्ली को एक साइकाइट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ रहा है? इट सीम्ड टू सजेस्ट टू हर दैट शी वाज द कॉज ऑफ चार्लीज अनहैप्पीनेस। उससे उसे ऐसा लगा कि डॉक्टर ये कहना चाहता है कि चार्ली की अनहैप्पीनेस का कारण उसकी पत्नी है। तो सही जवाब है बी। ऑप्शन सी कहता है इट मेड हर अवेयर ऑफ चार्लीज डेलिकेट स्टेट ऑफ माइंड। इससे उसे ये पता लगा कि चार्ली जो है उसका मेंटल स्टेटस बहुत ही डेलिकेट है। डी कह रहा है इट ऑफेंडेड हर दैट चार्ली एंड सैम कलेक्टिवली एक्यूज्ड हर। उसे बहुत बुरा लगा कि चार्ली और सैम दोनों ही मिलके उसको भला बुरा कह रहे हैं। सही जवाब आपको बता दिया गया है बी। क्वेश्चन 47। Sam's explanation to the reaction of Charlie's wife was dash in NAT। ये NAT क्या है भाई? ये मैंने कई जगह सर्च करने की कोशिश करी कि सीबीएसई ने NAT क्या दिया है, पर इसके बाद मैंने ही एक कंक्लूजन निकाला कि ये शायद यहाँ पर होगा नेचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये कुछ टाइपिंग एरर या कुछ मिसप्रिंटिंग है, ये नेचर होना चाहिए क्योंकि फुल स्टॉप भी नहीं है। चलो, तो सैम की जो एक्सप्लेनेशन थी, जो उसने चार्ली की वाइफ को समझाया, इट वॉज क्रिटिकल इन नेचर। मतलब बहुत ही गंभीर कुछ था, कुछ एग्रेसिव, बहुत ही गुस्से में उसने उसको समझाया। क्लैरिफाइंग, वह बहुत ही क्लैरिफाइंग था, उसने अपनी बात को क्लियर किया, साफ किया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्यूजेटरी, क्या वो दोषारोपण कर रहा था? तो इसका सही जवाब है सी, क्लैरिफाइंग इन नेचर। Select the option that signifies the condition of people of the modern world mentioned in the extract। extract में modern world वाले लोगों के लिए क्या क्या परेशानियां गिनाई गई हैं, बताइए। क्या वो लोग क्या आजकल के लोग अनश्योर हैं? यस। क्या वो लोग लेजी हैं? इसके बारे में हमें पैसेज में कुछ नहीं कहा गया। ऑफेंसिव के बारे में भी कुछ नहीं बताया कि बहुत ज्यादा झगड़ालू हैं। एंग्शियस हैं, अफ्रेड भी हैं, डरे हुए हैं क्योंकि वॉर की कंडीशन है। तो हमारा जिसमें 1, 4 और 5 आए, तो ये है ऑप्शन डी, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन 49। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज अ कॉज इफेक्ट सेट। सीबीएसई ने आपकी बार ये कॉज इफेक्ट वाले क्वेश्चन जरूर दिए हैं, इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। कारण यानी कि कॉज और इफेक्ट यानी कि उसका प्रभाव या असर, तो हम इसको ऐसे हिंदी में समझ के ही अपने माइंड में तब उसको सॉल्व करेंगे। चार्ली की स्टैम्प कलेक्टिंग की वजह से वो 3rd लेवल पर घूम रहा था। ऑप्शन बी कहता है एवरीबडी वांट्स टू एस्केप मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। हर कोई इस दुनिया से भागना चाहता है, इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, असुरक्षित महसूस करते हैं। सी कह रहा है चार्ली इज वॉन्डरिंग इनटू द 3rd लेवल। चार्ली 3rd लेवल पर घूम रहा था, वॉन्डर कर रहा था, इसीलिए चार्ली स्टैम्प कलेक्ट करता था। 4th कह रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योरिटी है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से हर कोई भागना चाहता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन 50। Why did not Charlie's grandfather need refuge from reality? वो कह रहा था कि मेरे ग्रैंडफादर को तो रियलिटी से भागने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? He was too busy to bother। वो इसकी परवाह ही नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी थे। He had chosen to deny his reality। उन्होंने अपनी रियलिटी को चूज करने से मना कर दिया था। He lived in peaceful times। वो बहुत ही पीसफुल टाइम में रहते थे। उस टाइम लोगों को वॉर की, मार काट, भाग दौड़ की जिंदगी वो नहीं थी। He was a very secure person। वो बहुत ही सुरक्षित आदमी थे। तो सही जवाब है सी, he lived in peaceful times। उनके टाइम पे बिल्कुल शांत जिंदगी वो जी रहे थे, इसलिए उन्हें रियलिटी से भागने की कोई जरूरत नहीं थी। 9th पार्ट पे हम पहुंच गए हैं, जहां पर रैंडमली आपसे लिटरेचर के 10 क्वेश्चंस और पूछे गए हैं, इसलिए सारे के सारे लेसन्स आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 51। In keeping quiet, the poet does not want the reader to confuse his advice for dash with total inactivity।
कीपिंग क्वाइट पोम में पोएट जब कहते हैं वो एडवाइस करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं, जो भी एडवाइस करते हैं, लेकिन उनका मतलब है कि उसको टोटल इनएक्टिविटी ना समझा जाए, कि मैं आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए कह रहा हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन बस ध्यान लगाकर बैठे रहेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। तो इसका सही जवाब है डी, इंट्रोस्पेक्शन। अगर आपने पोम पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगा। Question 52. On his way to school, Franz says that he had the strength to resist and chose to hurry off to school. अब स्कूल जाते हुए फ्रेंड्स कहते हैं कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी उसको मना करने की, इसलिए मैंने स्कूल जाना चुना। द अंडरलाइन फ्रेज सजेस्ट दैट फ्रेंड्स वाज, द अंडरलाइन फ्रेज यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, फ्रेंड्स वाज हेजिटेंट, कि फ्रेंड्स हिचकिचा रहे थे, थ्रेटेंड थे, वो डरे हुए थे, टेम्प्टेड थे, वो भीड़ की तरफ जाने के लिए टेम्प्टेड हो रहे थे, रिपेंटेंट थे, वो पछतावा कर रहे थे। तो सही जवाब है सी, टेम्प्टेड थे। उनका मन था कि सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है, मैं भी जाके देखूं कि क्यों हो रहा है, लेकिन he collected his strength to resist. Question 53. Select the suitable option for the given statements based on your reading of Lost Spring. Lost Spring से हमें ये दो sentences दिए गए हैं। The writer notices that Sahib has lost his carefree look. राइटर ने ये नोटिस किया कि साहिब की जो एक बेपरवाह लुक थी, मतलब वो ज्यादा चीजों की परवाह नहीं करता था, चिंता नहीं करता था, वो लुक अब चली गई है। साहिब हैज हैड टू सरेंडर हिज फ्रीडम फॉर 800 रुपीज पर मंथ। साहिब को अपनी फ्रीडम सरेंडर करनी पड़ी, त्यागनी पड़ी, कितने कीमत पर, 800 रुपए पर मंथ पर। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है, या कोई फैक्ट है, क्या है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट हम जानते हैं कि ट्रू है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 54. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ डगलस ट्रेनर। डगलस के जो ट्रेनर थे, जो उनको स्विमिंग सिखा रहे थे, उनकी आपको क्वालिटीज यहाँ पर बतानी है। क्या वो एडवेंचरस थे? अब उनके एडवेंचर का तो कोई जिक्र नहीं आया है वहां पर, क्योंकि उन्होंने खुद तो हमें ये नहीं बताया ना कि उन्होंने स्विमिंग करके ये पार किया, वो पार किया। जेनरस थे, क्या वो बहुत ही उदार थे, सब कुछ फ्री में लोगों के लिए करते रहते थे? ऐसा भी नहीं बताया गया। पेशेंट थे, यस, उनके अंदर बहुत ज्यादा धीरज था, क्योंकि उन्होंने इतने महीने तक वेट किया, धीरे धीरे वो सीख रहे थे, तब भी उन्होंने अपना धीरज नहीं छोड़ा। तो पेशेंट वो थे। मेथोडिकल थे वो, हाँ, वो अपने पूरे मेथड के हिसाब से काम करते थे। जब उन्होंने उसको रस्सी से बांध कर स्विमिंग सिखाई तो उससे पता लग रहा था कि उन्हें बहुत से अच्छे मेथड्स आते हैं। एनकरेजिंग थे, हाँ, वो एनकरेजिंग भी थे, वो उसको एनकरेज करते थे कि यस यू कैन डू इट। करेजियस, करेजियस के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, हमें ये तो बताया जरूर कि डगलस करेजियस थे, लेकिन उनके ट्रेनर के बारे में नहीं बताया। तो इसलिए इसमें हमारा सही जवाब है, जिसमें हमारा 3, 4 और 5 आए, तो 3, 4, 5 आ रहा है हमारे 2 में। Question 55. The metaphor lead sky is used by Stephen Spender to bring out dash. हमारी पोम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में स्काई को लेड की तरह बताया गया है, तो इसका क्या मतलब है? द इमेज ऑफ स्काई हाई कंस्ट्रक्शंस इन द स्लम, स्लम में वहां पर जो स्काई हाई कंस्ट्रक्शंस हो रखी हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्स टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, क्या वो डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं? द स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की जो तीव्र इच्छाएं और उनके सपने हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अ सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, होपलेसनेस और निराशा और अंधकार में की बात की जा रही है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है डी। लेड स्काई से उनका मतलब था कि ग्रे स्काई, वो कह रहे हैं कि उनकी जो जीवन है वो धुंधला हो चुका है, क्योंकि होपलेसनेस है वहां पर, कोई उम्मीद ही नहीं है कि वे कभी अच्छे से पढ़ पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, उनके जीवन में एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। क्वेश्चन 56. Sadao's servants leave his house but none of them betrays the secret of the American POW. Select the option that explains this. जब डॉक्टर सदाओ एक अमेरिकन एनिमी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो उनके जो नौकर हैं वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस सीक्रेट को डिस्क्लोज नहीं करता, वो उन्हें धोखा नहीं देता। तो हमें नीचे से सही ऑप्शन चूज करना है। द सर्वेंट्स ट्रूली बिलीव, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ये हमें बताना है। द सर्वेंट्स ट्रूली बिलीव दैट दे मस्ट नॉट बी अ पार्ट ऑफ द हाउसहोल्ड व्हिच शेल्टर्ड अ प्रिजनर ऑफ वॉर बट देयर लव एंड लॉयल्टी टू सदाओ मेड देम कीप द सीक्रेट सेफ। उनका ऐसा मानना था कि एक
दुश्मन को अपने घर में, उनका ऐसा मानना था कि अगर एक घर में दुश्मन को आसरा दिया जा रहा है तो हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। लेकिन सदाओ के प्रति उनकी प्यार और वफादारी की वजह से उन्होंने उसको सीक्रेट रखा। तो सही जवाब ए ही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन देखते हैं। बी कहता है द सर्वेंट्स न्यू दैट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पीओडब्ल्यू वुड रिजल्ट इन पनिशमेंट फॉर देम एंड देयर फैमिलीज व्हिच इज व्हाई दे रिवील्ड नथिंग। वो ये जानते थे कि अगर हम इस सीक्रेट को लीक कर देंगे तो उससे हमें और हमारी फैमिली को पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। सी कह रहा है द सर्वेंट्स वर सुपरस्टिशियस एंड स्केयर्ड विद द व्हाइट मैन ऑन द प्रेमिसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली चोज टू रिमूव देमसेल्व्स एंड स्टे साइलेंट अबाउट द सिचुएशन। वो लोग बड़े अंधविश्वासी थे और डरते थे कि एक सफेद आदमी उनकी जमीन पर आ गया है तो उसके बहुत ही बुरे प्रभाव होने वाले हैं। डी कहता है द सर्वेंट्स डिड नॉट वांट टू इनकर द wrath of Dr. Sadao and lose their jobs, therefore they chose to exit instead and return later. सर्वेंट्स ने सोचा कि अगर हम ये सीक्रेट रिलीज कर देंगे तो डॉक्टर सदाओ की गाज हम पर पड़ने वाली है, मतलब वो हमारे से बहुत गुस्सा हो जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं और बाद में वापस आ जाएंगे। तो सही जवाब है ए कि आउट ऑफ पेट्रोइटिज्म उन्होंने वो घर छोड़ दिया, लेकिन आउट ऑफ लॉयल्टी एंड लव टुवर्ड्स डॉक्टर सदाओ दे केप्ट द सीक्रेट सेफ। Question 57. Classify 1 to 4 as fact or opinion based on your reading of the third level. थर्ड लेवल लेसन के बेसिस पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन फैक्ट है कौन ओपिनियन है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट होता है जो बात हमें लेसन में बताई गई है वो फैक्ट है, उसके अलावा जो भी हम उससे इन्फेरेंसेस करते हैं वो ओपिनियन है। तो फर्स्ट डे कवर्स आर नेवर ओपन्ड, फर्स्ट डे कवर्स को कभी भी खोला नहीं जाता है, ये बात हमें बताई गई है, तो ये फैक्ट है। ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़े जा रहा है, ऐसा हमें नहीं कहा गया था, तो ये ओपिनियन है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स, ये सभी को मालूम है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट स्टैम्प्स कलेक्टिंग का शौक रखते थे, ये एक फैक्ट है। सैम वॉज चार्लीज साइकाइट्रिस्ट, ये भी हमें लेसन में बताया गया कि चार्ली के साइकाइट्रिस्ट कौन थे, सैम। तो हमारा यहाँ पर जो सेकंड है सिर्फ वो ओपिनियन है, बाकी तीनों फैक्ट हैं। तो सेकंड ओपिनियन और तीनों फैक्ट हमारे दिए गए हैं सी में। क्वेश्चन 58. Identify the tone of Pablo Neruda in the following line. Perhaps the earth can teach us. जब इस पोम में कहा जाता है कि अर्थ हमें सिखा सकती है, तो यहाँ पर उनका कहने का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंट एंड क्लियर अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स, वो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। ड्रामेटिक अबाउट द प्रेडिक्शन ही मेड, जो भी उन्होंने भविष्यवाणी करी है वो उसको ड्रामेटाइज कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। कन्विंस्ड अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू फॉलो, वो बहुत ही उन्हें विश्वास है कि ये सब घटनाएं, सारे इवेंट्स जो हैं वो किस किस सीक्वेंस में होने वाले हैं। अनसर्टेन येट होपफुल अबाउट द पॉसिबिलिटी, वो सर्टेन नहीं है, ये नहीं है उनको कि पक्का ऐसा ही होगा, लेकिन वो होपफुल हैं कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने कहा परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सैम्पल पेपर का। Dr. Sadao mutters the word "my friend" while treating the American POW in the light of the circumstances. We can say that this was Dr. Sadao जब अमेरिकन एनिमी को ट्रीट कर रहे हैं तो वो बोलते हैं my friend। तो उस टाइम पर जो सर्कमस्टांसेस थे, जो दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है और वो अपने एनिमी को ट्रीट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वी कैन से दैट दिस वाज ह्यूमरस। क्या ये मजाकिया था? क्या ये क्लाइमैक्टिक था? क्या ये वॉर का एक आखिरी सीन हम कह सकते हैं? आयरॉनिकल था या ओमनियस था? आयरॉनिकल मतलब कि जहां पर दो चीजें कंट्रास्ट कर रही हैं, क्योंकि वो दुश्मन था और उसको वो माय फ्रेंड कह रहे हैं, तो इसलिए सही जवाब है सी। ओमनियस का मतलब है अशुभ या अमंगलकारी। The sight of young trees and merry children on the way to Cochin is dash the poet's aging mother. पोइट कमला दास जब अपनी एजिंग मदर, बूढ़ी माँ के लिए सोच सोच कर परेशान हो रही थी, तो कोचीन के रास्ते में जब उन्होंने देखा यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन को, तो उन्हें कैसा लगा? क्या प्रेजेंट करता है वो, क्या बताता है हमें? इट प्रेजेंट्स अ शार्प कंट्रास्ट टू द पोइट्स एजिंग मदर, क्योंकि माँ जो है वो बूढ़ी है और रास्ते में उनको यंग ट्रीज और खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब है बी, इन शार्प कंट्रास्ट टू। तो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 1 आपने कर लिया होगा और पार्ट 2 आज आप कर लेंगे बहुत अच्छे से। इस सैम्पल पेपर को करने से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आप इस सैम्पल पेपर के पैटर्न को ही फॉलो कीजिए नवंबर बोर्ड के लिए।
हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट लाते रहेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।